बच्चों, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदि कैरियर पॉइंट। और आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे 2023 के एमसीक्यू के सारे क्वेश्चंस, राइट। तो ऑलरेडी इसका पहला पार्ट आपको पब्लिश कर दिया गया है। आई होप कि आपने उसे कंप्लीट किया होगा। अब इस पार्ट में हम टोटल बाकी जितने बचे हुए क्वेश्चंस है इस पर्टिकुलर ईयर के वो कंप्लीट करेंगे। और क्यों एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है? एमसीक्यू इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको क्विक रिवीजन देता है। साथ ही साथ अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा कॉर्नर आपके चैप्टर का छूट गया है, पॉइंट का छूट गया है, तो आप उसे भी आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। प्लस आपको हाई स्कोरिंग भी दिलाता है क्योंकि हर एक एमसीक्यू के लिए 1 मार्क्स है ना। तो ऐसे 17 मार्क्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट आज के पहले क्वेश्चन से। और आज का पहला क्वेश्चन एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 44 है, क्योंकि इसके पहले वीडियो में हमने 43 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। तो चलिए विद द फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not true regarding the development of border roads। तो यानी ये फिर और एक अगला क्वेश्चन आ गया आपका, किससे रिलेटेड है? बॉर्डर रोड से। तो अब आप देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर टॉपिक से कितने अलग अलग तरह के क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। यानी आप जितने अलग अलग तरह के क्वेश्चंस कवर करेंगे आपके टॉपिक भी उस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब मैंने आपको क्या कहा था इसके पहले वीडियो में कि भाई जब ये टॉपिक आता है तो आप उस टॉपिक को ओपन कर लीजिए अपने बुक में और उसके फीचर्स को उसी समय रिकैपिचुलेट कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, है ना। तो एक टॉपिक कई बार रिवाइज होती है, क्विक रिवीजन होती है और हाई स्कोरिंग तो है ही बच्चों, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग व्हाट? नॉट ट्रू रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर रोड्स। ओके। और इस तरह के क्वेश्चन का और एक बेनिफिट क्या है कि यहाँ एक स्टेटमेंट तो आपको इनकरेक्ट मिलेगा लेकिन बाकी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो बॉर्डर रोड्स के सारे फीचर भी कंप्लीट हो गए ना, करेक्ट स्टेटमेंट। तो चलिए पहला ऑप्शन क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ पीपल ऑफ रिमोट एरियाज विद मेजर सिटीज। ऑप्शन बी, स्ट्रेंथनिंग डिफेंस प्रिपेयर्डनेस। ऑप्शन सी, हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग गुड्स टू बॉर्डर विलेजेस। एंड ऑप्शन डी कहता है हेल्प इन डेवलपिंग लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो आपको क्या लगता है बॉर्डर रोड्स किस पर्पस के लिए डेवलप किए गए हैं और इनमें से कौन सा जो है वो पर्पस फुलफिल नहीं करता है ना, कौन सा इससे रिलेटेड नहीं है? तो चलिए चेक करते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज हेल्प इन डेवलपिंग लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो भाई बॉर्डर रोड्स कैसे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट में हेल्प करता है? तो ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट में हेल्प नहीं करता है। और हमें कौन सा स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना था? इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि नॉट ट्रू को आइडेंटिफाई करना। तो ये ट्रू नहीं है, लेकिन बाकी आपको क्या मिले? आपको करेक्ट स्टेटमेंट मिल गए ना। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट को इमीडिएटली याद कर लीजिएगा भी, राइट। दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ पीपल ऑफ रिमोट एरियाज विद मेजर सिटीज के साथ उनको कनेक्शन करते हैं। डिफेंस प्रिपेयर्डनेस के स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, मजबूत करने के लिए बॉर्डर रोड्स जरूरी है। और हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग गुड्स टू वेयर बॉर्डर विलेजेस। ओके। Now the next question, which one of the following states has the highest population? भाई कौन सा स्टेट का हाईएस्ट पॉपुलेशन है? तो ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी यूपी, ऑप्शन सी महाराष्ट्र एंड ऑप्शन डी क्या है? वेस्ट बंगाल। तो भाई अब इन चार स्टेट में से which state is the most populous state as per which census? 2011 census। तो what is the correct answer? आप खुद अपने कॉपी में आंसर दीजिए या फिर आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए ताकि आप करेक्शन कर पाए। तो लेट्स चेक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज व्हाट? उत्तर प्रदेश, राइट। यूपी इज द लार्जेस्ट और हाईएस्ट पॉपुलस कंट्री, लेकिन हाईएस्ट डेंसिटी वाला स्टेट बोले तो कौन सा होगा? हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार में है, लेकिन हाईएस्ट पॉपुलस स्टेट कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। ओके। नाउ which of the following is the smallest linguistic group in India? ठीक है, तो अब इनमें से आपको लिंग्विस्टिक ग्रुप आइडेंटिफाई करना है। तो लिंग्विस्टिक ग्रुप के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो दे रखा है कि कौन सा लिंग्विस्टिक ग्रुप जो है वो आपका स्मॉलेस्ट होगा। तो ऑप्शन ए है ऑस्ट्रिक, ऑप्शन बी है द्रविडियन, ऑप्शन सी है इंडो यूरोपियन एंड ऑप्शन डी सीनो तिब्बतन। तो जिन जिन बच्चों ने लिंग्विस्टिक ग्रुप वाला वीडियो कंप्लीट किया है डेफिनेटली उनके आंसर करेक्ट होनी चाहिए कि इसमें स्मॉलेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप कौन सा है। तो देखते हैं करेक्ट आंसर, दैट इज सीनो तिब्बतन इज द स्मॉलेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप। और आपका सबसे ज्यादा जो बोली जाने वाली लिंग्विस्टिक ग्रुप कौन सी है वो भी आएगी।
आपको इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने वाला एमसीक्यू भी आएगा, तो वो भी कंप्लीट कीजिएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ड्राई लैंड फार्मिंग। ठीक है, तो आपका फार्मिंग जो है वो आपके कितने तरह, यहाँ पर अगर ड्राई लैंड फार्मिंग की बात हो रही है तो इसके अपोजिट वेटलैंड फार्मिंग है। ठीक है, अब ड्राई लैंड फार्मिंग का फीचर इनमें से कौन सा नहीं है, यानी एक जो है वो इनकरेक्ट है, बाकी सारे आपके किसके फीचर्स है, ड्राई लैंड फार्मिंग। इससे आपका ड्राई लैंड फार्मिंग का भी रिकैपिचुलेशन हो जा रहा है। और जिन बच्चों ने ड्राई लैंड फार्मिंग और वेटलैंड फार्मिंग ये वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी लिंक, वो टॉपिक भी हमने कंप्लीट कर लिया है, जिससे आप इस टॉपिक को भी रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए, इट इज प्रैक्टिस वेयर द एनुअल अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज लेस देन 75 सेंटीमीटर। तो ड्राई लैंड फार्मिंग कहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है, जहाँ पर बारिश कम होती है। ऑप्शन बी कहता है प्रैक्टिस इन ब्लैक सॉइल एरिया। ऑप्शन सी, ब्रॉड रेजिस्टेंस क्रॉप्स आर गॉन। एंड ऑप्शन डी जो है, मेजर्स आर टेकन टू प्रिजर्व सॉइल मॉइस्चर। तो ड्राई लैंड फार्मिंग के फीचर्स इनमें से क्या नहीं है, तो लेट्स चेक द करेक्ट आंसर, दैट इज प्रैक्टिस इन ब्लैक सॉइल एरिया। तो ड्राई लैंड फार्मिंग जो है ब्लैक सॉइल एरिया में प्रैक्टिस नहीं की जाती है, और बाकी सारे आपके क्या है, दे आर द फीचर्स ऑफ ड्राई लैंड फार्मिंग। तो अब इस वीडियो को स्टॉप करके आपका अगला काम क्या है, फीचर्स ऑफ ड्राई लैंड फार्मिंग को याद कर लेना है। एंड यू हैव टू आल्सो स्टडी द डिफरेंस बिटवीन वेटलैंड फार्मिंग एंड ड्राई लैंड फार्मिंग। ओके, तो पहला, ये कहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है, जहां पर बहुत कम बारिश होता है। कितना कम बारिश होता है, लेस देन 75 सेंटीमीटर रेनफॉल। ब्रॉड रेजिस्टेंस क्रॉप्स यहाँ पर ग्रो की जाती है, और मेजर्स आर टेकन फॉर व्हाट, दैट इज स्टेप्स आर टेकन टू प्रिजर्व सॉइल मॉइस्चर, क्योंकि ऐसी बारिश कम हो रही है। और अगर हम वहां पर राइस या व्हीट का कल्टीवेशन करें तो सॉइल मॉइस्चर को हम प्रिजर्व नहीं कर पाएंगे, उल्टा हमें बहुत ज्यादा इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ क्लस्टर्ड सेटलमेंट। तो इनमें से कौन सा आपका क्लस्टर्ड सेटलमेंट का फीचर्स है, तो क्लस्टर्ड सेटलमेंट, दे आर फ्रैगमेंटेड। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, they are isolated. Option C, closely built up area of houses. And option D, units are known as panna, para, palli, etc. तो आपको इसमें से क्या आइडेंटिफाई करना है, वन फीचर ऑफ क्लस्टर्ड सेटलमेंट, यानी एक ऐसा फीचर जो आपका किससे रिलेटेड है, जो क्लस्टर्ड सेटलमेंट से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट्स है। ओके, तो चलिए चेक करते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, क्लोजली बिल्ट अप एरिया ऑफ हाउसेस। ठीक है, तो क्लस्टर्ड सेटलमेंट को जो है, खास करके क्लस्टर्ड सेटलमेंट में क्या होता है, घर जो होते हैं वो क्लोजली बिल्ट होते हैं, वो आइसोलेटेड नहीं होते हैं, फ्रैगमेंटेड भी नहीं होते हैं, और ना ही उनको पन्ना पारा पल्ली कहते हैं। तो भाई पन्ना पारा पल्ली किसे कहते हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में आंसर दे देना, दैट पन्ना पारा पल्ली जो है कौन से टाइप के सेटलमेंट के एग्जाम्पल है। ओके, now this is the case study question, integrated tribal development program कहाँ पर, भारमूर रीजन में। ओके, तो भारमूर रीजन में इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इससे रिलेटेड आपका पैसेज है, और इसी पैसेज से रिलेटेड क्या होगा, इसी पैसेज से रिलेटेड आपका क्वेश्चन होगा। तो हम पैसेज बेस में क्या करेंगे, हम पैसेज बेस में सबसे पहले क्वेश्चन को स्टडी करेंगे, उसके बाद उसका आंसर हम पैसेज में चेक करेंगे, और या तो फिर आपको रिकॉल करना पड़ेगा इफ द आंसर इज नॉट अवेलेबल इन द पैसेज, क्योंकि कई बार पैसेज में नहीं होता है, आपके टेक्स्ट बुक से पूछा जाता है। तो भारमूर ट्राइबल रीजन बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, या फिर जम्मू एंड कश्मीर। भाई भारमूर ट्राइबल रीजन कहाँ से रिलेटेड है, तो करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज हिमाचल प्रदेश। ओके, भारमूर ट्राइबल रीजन आपका कहाँ से है, हिमाचल प्रदेश से। तो एक बार एक समरी के रूप में हम इसे रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपका ये रिवीजन रुके नहीं बल्कि हो जाए। तो भारमूर ट्राइबल एरिया कंप्राइजेस भारमूर, अब इसमें कौन से दो तहसील आते हैं, भारमूर और होली तहसील आते हैं। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का, चंपा डिस्ट्रिक्ट है। नोटिफाइड एरिया कब से बना, 21 नवंबर 1975 से
ये भारमोर ट्राइबल वाला जो इलाका है ये आपका नोटिफाइड एरिया में बदल गया है। कौन सी? जो है इनहेबिटेड बाय विच ट्राइबल कम्युनिटी? गड्डी ट्राइबल कम्युनिटी हु हैव मेंटेन्ड व्हाट अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी इन द हिमालयन रीजन। और ये किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रैक्टिस करते हैं? दे प्रैक्टिस ट्रांसह्यूमेंस एंड कन्वर्स थ्रू व्हाट गड्डिली डायलेक्ट। ठीक है, तो ये हो गए इनके कीवर्ड्स। अब चलते हैं अगले पॉइंट में, दैट भारमोर ट्राइबल रीजन हैज हार्श क्लाइमेट। क्लाइमेट कैसा है? हार्श क्लाइमेट है। रिसोर्सेस क्या बहुत अच्छे हैं? नहीं, लो रिसोर्सेस है। अगर हाई रिच रिसोर्सेस होते तो भाई उस एरिया का डेवलपमेंट तो हो जाता। ठीक है, और इसके अलावा फ्रेजाइल एनवायरनमेंट है। ठीक है, एंड इन सारे फैक्टर्स की वजह से क्या है, यहाँ की सोसाइटी और यहाँ की इकोनॉमी के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ रहा है। एंड एज पर 2011 सेंसस के बेसिस पर इस पर्टिकुलर ट्राइबल एरिया का पॉपुलेशन कितना है? तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द टोटल पॉपुलेशन ऑफ व्हाट भारमोर सब डिवीजन कितना था? 39,113। यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी है 21% पर स्क्वायर किलोमीटर। ओके, एंड ये क्या है? वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड एरिया ऑफ विच पर्टिकुलर स्टेट? हिमाचल प्रदेश। एंड हिस्टोरिकली गड्डीज हैव एक्सपीरियंस ज्योग्राफिकल एंड पॉलिटिकल आइसोलेशन। किस तरह का आइसोलेशन फेस कर रहे हैं? ज्योग्राफिकली भी वो कट आउट है और पॉलिटिकल आइसोलेशन भी देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा इस रीजन में सोशियो इकोनॉमिक डिप्राइवेशन है। एंड इकोनॉमी जो है खास करके किस पर बेस्ड है? एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज। अब एग्रीकल्चर और इससे रिलेटेड एक्टिविटीज यानी कि प्राइमरी एक्टिविटीज दैट इज शिप एंड गोट रियरिंग। ओके, एंड द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल एरिया जो है अब भारमोर स्टार्टेड कौन से साल में? इसका प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट स्टार्ट होता है 1970s में। तो आखिर 1970s में ऐसा क्या होता है कि इस पर्टिकुलर एरिया का डेवलपमेंट शुरू होता है? तो व्हेन गड्डीज वर इंक्लूडेड अमंग शेड्यूल्ड ट्राइब। तो अब यहाँ से भी एक एमसीक्यू, व्हेन डिड गड्डीज वर इंक्लूडेड इन शेड्यूल्ड ट्राइब? दैट इज 1970s। एंड अंडर द 5th 5-year प्लान, तो अब यहाँ से पूछा जाएगा कौन सा 5-year प्लान? तो 5-year प्लान का जो सीरीज है उसमें से 5th वाला जो 5-year प्लान है, ट्राइबल सब प्लान जो है 1974 में भारमोर रीजन में इंट्रोड्यूस किया गया था एज वन ऑफ द 5 इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो ITDP का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। एंड दिस एरिया डेवलपमेंट प्लान वाज एम्ड फॉर एट इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। किसके लिए? गड्डीज के लिए। तो हो गया ना हमारे पैसे। अच्छा, यहाँ पर कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा फोकस किया गया? इस पर्टिकुलर प्लान को इम्प्लीमेंट करने से उस पर्टिकुलर एरिया में यानी कि भारमोर ट्राइबल रीजन में क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस आए, ये पढ़ के रखिएगा आप। ओके, नाउ तो हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया है। अब चलते हैं इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल कम्युनिटीज डोमिनेट इन भारमोर रीजन? तो भारमोर में कौन सी ट्राइबल कम्युनिटीज डोमिनेट करती है? अभी हमने पढ़ा, दैट इज ऑप्शन डी, गड्डीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर एम ऑफ इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट? तो ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का मेजर एम क्या है? इंप्रूविंग इरिगेशन। तो इरिगेशन के बारे में तो कहीं नहीं देखा। शिप रियरिंग, इंप्रूवमेंट इन द सॉइल ऑफ द रीजन, इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द गड्डीज। तो ये भी ऑप्शन जो है आंसर आपके इस पैसेज में दिया हुआ है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिक्स क्रिएटेड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन द 1990s? द ईयर 1990। 1990 में किस इकोनॉमिस्ट ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्रिएट किया था? ऑप्शन ए प्रोफेसर अमर्त्य सेन, बी डॉक्टर मनमोहन सिंह, सी डॉक्टर महबूबुल हक एंड डी LNC सैम्पल। चलिए चेक करते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज डॉक्टर महबूबुल हक। ठीक है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन उनके साथ है, बट दैट पर्टिकुलर concept of human development and human development index is actually created by
Dr. Mehboobuल Haq. So don't be confused, student. Okay. Next question. Which one of the following approaches was initially proposed by International Labour Organization? तो यहाँ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात हो रही है। तो अगर हम बात करें इन अप्रोचेस की, तो ये जो अप्रोचेस है, इनकम अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच, बेसिक नीड अप्रोच और कैपेबिलिटी अप्रोच, तो बच्चों ये अप्रोच जो है ह्यूमन डेवलपमेंट के 4 अप्रोचेस है। ठीक है, अब इनमें से कौन सा अप्रोच जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज बेसिक नीड अप्रोच। सो करेक्ट आंसर बेसिक नीड्स अप्रोच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की एरिया? अब इनमें से कौन सा की एरिया नहीं है इन ह्यूमन डेवलपमेंट? ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट के 3 की एरियाज है। अब आपको आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन सा जो है आपका ऑप्शन दैट इज नॉट अ की एरिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट। यानी यहाँ पर एक जो है नॉट अ की एरिया, इसके अलावा बाकी आपके जो है की एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी आपको 2 क्वेश्चन मिल गए। नहीं है वो तो आप अलग करेंगे, प्लस जो है उसको भी आप याद कर लेंगे। नंबर 1 एक्सेस टू रिसोर्सेज, बी लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, सी एजुकेशन एंड डी इकोनॉमिक डिसएडवांटेज। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज इकोनॉमिक डिसएडवांटेज। इकोनॉमिक डिसएडवांटेज इज नॉट द की फैक्टर, की एरिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट। So what are the key areas of human development? Access to resources, long and healthy life, and education. These are the key areas of what? These are the key areas of human development. Next question. In a developed economy, यानी कि एक developed economy में majority of workers जो है get employed in which of the following sectors of economy? तो already मैंने इससे related topic भी आपके लिए अपलोड किया है कि कौन से सेक्टर्स में मेजोरिटी और कौन से पर्टिकुलर इकोनॉमी की बात की जा रही है। डेवलप्ड इकोनॉमी में मेजोरिटी ऑफ वर्कर्स जो है उनको एम्प्लॉयमेंट कहाँ मिल रही है? ए प्राइमरी सेक्टर, बी सेकेंडरी, सी टर्शरी एंड डी इज क्वाटरनरी सेक्टर। तो लेट्स चेक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज टर्शरी सेक्टर। ठीक है, तो डेवलप्ड इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कहाँ पर जनरेट हो रहा है? टर्शरी सेक्टर में। ओके, next question, which one of the following activities is related to quaternary activity? तो quaternary activities किससे related है? quaternary activities का मतलब होता है कलेक्शन, और उसके बाद में फिर क्या करना? किसी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और उसके बाद उसे एनालाइज करना और फिर उसे डिसेमिनेट करना, या फिर आपका क्या करना? प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड व्हाट? क्वाटरनरी एक्टिविटी। तो ऑप्शन ए प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी फिशिंग, ऑप्शन सी टूरिज्म एंड ऑप्शन डी ट्रेडिंग। तो इनमें से कौन सा आपका क्वाटरनरी एक्टिविटी का एग्जांपल है? तो लेट्स चेक द करेक्ट आंसर, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? इंफॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट? इनमें से कौन सा जो है रिटेल ट्रेडिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? तो अगर हम बात करें रिटेल ट्रेडिंग की, तो आपको नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, यानी 3 पॉइंट ऐसे हैं जिससे आपको रिटेल ट्रेडिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, जिसे आपको इसी समय याद कर लेना है, क्योंकि अब हमारे पास टाइम बहुत कम है। प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में स्टडी करना है, 1 मिनट भी हमारा बहुत प्रीशियस होता है। ठीक है, तो इट इज कंसर्न विद सेल ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। ऑप्शन बी मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडिंग कहाँ पर होता है? Placed in fixed establishment, and most of the retail stores procure their supplies from intermediate stores. And option D क्या कहता है? That is retail trading constitute bulk business. क्या retail trading में bulk business होता है? Through what? Through numerous intermediary merchant and supply houses. तो अब आप retail trading के जो टॉपिक को ओपन कीजिए टर्सरी एक्टिविटी में, इसे पढ़िए और याद कीजिए कि आखिर रिटेल ट्रेडिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और हम चेक करते हैं व्हाट इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटेल ट्रेडिंग। तो नॉट इज व्हाट? रिटेल ट्रेडिंग कंस्टिट्यूट बल्क बिजनेस। तो भाई बल्क बिजनेस तो इसमें नहीं आता, वो तो होलसेल में आता है। क्यों इसमें बल्क बिजनेस नहीं आता है? क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल कर रहे हैं, है? यानी कि मैं कंज्यूमर हूँ, मैं मोबाइल शॉप पे गई, डायरेक्टली मोबाइल मुझे बना हुआ मुझे सेल किया जा रहा है।
ठीक है, तो अब मैं बल्क में तो मोबाइल नहीं खरीदूंगी, इसीलिए ऑप्शन डी इज नॉट द करेक्ट आंसर। करेक्ट ऑप्शन, सॉरी, करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत बार ऐसी गड़बड़ होती है, कंफ्यूजन होती है, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो रिटेल ट्रेडिंग कंस्टिट्यूट बल्क बिजनेस थ्रू न्यूमरस इंटरमीडियरी मर्चेंट्स, सो दिस इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन बाकी तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप कर लीजिए। Now the next question, that modern manufacturing is not characterized by which one of the following? अब इनमें से कौन सी एक्टिविटी जो है that is not actually the part of modern manufacturing? तो अब मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग के फीचर्स क्या होते हैं? इसमें आपको मैकेनाइजेशन देखने के लिए मिलता है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन देखने के लिए मिलता है, प्लस स्किल्ड वर्कर्स काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स होता है और अनइवन ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी है। So modern manufacturing is not characterized by which one of the following? A complex machine technology, vast capital, small organization, executive bureaucracy. तो इनमें से कौन सा मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग में नहीं होता है? तो चलिए करेक्ट आंसर चेक करते हैं। दैट इज स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें नहीं होता है, बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन is not the feature of modern manufacturing. मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग के फीचर्स फिर क्या हो गए? सो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग के फीचर्स हो गए कम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी, बहुत ज्यादा कैपिटल लगता है और एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी होती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ व्हाट? मिक्स फार्मिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इनमें से मिक्स फार्मिंग के फीचर्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं। इट इज most advanced and efficient type of what? Efficient type of rearing of milk animals, right? Option B बोल रहा है equal emphasis is laid on what? Crop cultivation and animal husbandry. Option C क्या कहता है? It was introduced by Europeans in colonies. Option D, the region where farmers specialize in vegetables only. तो भाई मिक्स फार्मिंग में आपके क्या आते हैं? क्या वेजिटेबल्स ओनली होगा? वेजिटेबल्स ओनली इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस। वेजिटेबल्स ओनली इज द पार्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर मार्केट गार्डनिंग, जहां पर आपने ट्रक फार्मिंग पढ़ा है, तो ये नहीं होगा। क्या यूरोपियंस ने इंट्रोड्यूस किया था कॉलोनीज में? तो ये भी नहीं होगा। एम्फेसिस इज लेड ऑन व्हाट? क्रॉप कल्टीवेशन और एनिमल हस्बेंड्री, और इट इज मोस्ट एडवांस एंड एफिशिएंट टाइप ऑफ रियरिंग मिल्क एनिमल। तो आपको क्या लगता है बच्चे? चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज इक्वल एम्फेसिस इज लेड ऑन व्हाट? इक्वल एम्फेसिस किस पर दिया जाता है? क्रॉप कल्टीवेशन एंड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, क्यों? क्योंकि टॉपिक क्या है? टॉपिक इज व्हाट? मिक्स्ड फार्मिंग। ठीक है, टॉपिक इज व्हाट? दिस इज मिक्स्ड फार्मिंग। क्लियर हो गया? चलिए अब अगले क्वेश्चन में, which of the following is an example of an educational town? भाई कितने सारे टाउन्स वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, यानी एक के बाद एक टाउन्स वाले क्वेश्चन आपके पूरे टाउन्स वाले पॉइंट को कंप्लीट कर देंगे। तो अब इनमें से कौन सा आपका एजुकेशनल टाउन है? सूरत, दिल्ली, पिलानी, जयपुर। ये चेक करते हैं। दैट इज व्हाट? पिलानी। पिलानी इज द एजुकेशनल टाउन। ठीक है, पिलानी क्या है? पिलानी इज एन एजुकेशनल। बाकी टाउन्स आपके कौन सी कैटेगरी में आते हैं जरूर से चेक करें। Which one of the following is not true about Bharmur tribal region? ठीक है, अब इनमें से कौन सा Bharmur tribal region से रिलेटेड नहीं है? ओके, सो दिस रीजन कंप्राइज ऑफ व्हाट? Bharmur एंड होली तहसील। बच्चों अभी हमने रिवाइज किया और अभी फिर से एक क्वेश्चन आपका आ गया, किसी ना किसी सेट में तो होगा। तो नाउ दिस रीजन कंप्राइजेस ऑफ Bharmur एंड होली तहसील ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट। इट इज नॉट अ नोटिफाइड ट्राइबल एरिया। It is mainly inhabited by Gaddi tribal community and the tribal practice transhuman. तो आपको नॉट आइडेंटिफाई करने, तो नॉट में अब आपका क्या होगा? एक बार कमेंट सेक्शन में आंसर देना। जब करेक्ट आंसर, इट इज नॉट अ नोटिफाइड ट्राइबल एरिया, इट इज अ नोटिफाइड ट्राइबल एरिया। तो सारे फीचर्स ऑफ Bharmur ट्राइबल रीजन कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट, which of the following statement is not true regarding इंदिरा गांधी कैनल? तो इंदिरा गांधी कैनल से रिलेटेड कौन सा करेक्ट नहीं है? इट वॉज प्रीवियसली नोन एज राजस्थान कैनल। ओरिजिनेट कहां पर होता है?
Harike Barid in Punjab. The canal run almost parallel to which border? Pakistan border. Rajasthan is least benefited by this canal. ठीक है, तो अब आपको कौन सा करेक्ट लग रहा है? ठीक है, कौन कौन से पॉइंट करेक्ट लग रहे हैं, अब उनमें से आपको इनकरेक्ट को निकालना है। ठीक है, इनकरेक्ट कौन सा होगा, क्योंकि करेक्ट में ही हमारा माइंड जाता है, मैंने बार बार बोला है। तो नॉट ट्रू कौन सा है, तो चलिए चेक करते हैं। दैट इज राजस्थान इज लीस्ट बेनिफिटेड। भाई राजस्थान में तो है ये कैनल, है ना, और पाकिस्तान के बॉर्डर के पैरेलल चल रहा है, राजस्थान को इससे सबसे ज्यादा बेनिफिट हो रही है, तो लीस्ट बेनिफिट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, बट दिस इज द आंसर, और बाकी आपके करेक्ट स्टेटमेंट है, इसे आप पढ़ लीजिएगा ताकि आपको ये याद हो जाए, रिवीजन हो जाए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन रिप्लेस प्लानिंग कमीशन? तो कौन से कमीशन ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है, कौन से बॉडी ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया? ऑप्शन ए इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी लॉ कमीशन एंड ऑप्शन डी एजुकेशन कमीशन। ठीक है, सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? दैट इज नीति आयोग। नीति आयोग इज द सक्सेसर ऑफ व्हाट? नीति आयोग is the successor of Planning Commission and established in 2015. Okay. Now choose the correct pair from the following. Industrial town कौन सा है? Transport town, commercial town और administrative town. अब इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है which is the correct. क्या विशाखापट्टनम is an industrial town? ट्रांसपोर्ट टाउन क्या सतना है? कमर्शियल टाउन क्या भिलाई है? या भोपाल is an administrative town? तो चेक करते हैं व्हाट इज द करेक्ट आंसर। डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन में आपका क्या आएगा? भोपाल आएगा। सो भोपाल इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो अब यहाँ पर किससे रिलेटेड पॉइंट है? ऑल द पॉइंट्स आर रिलेटेड विद ह्यूमन सेटलमेंट। भाई फटाफट ह्यूमन सेटलमेंट की कीवर्ड्स भी आपको यहाँ पर रिवीजन हो जाएंगे, है ना। तो क्लस्टर्ड सेटलमेंट, सेमी क्लस्टर्ड, हैमलेटेड और डिस्पर्स। तो क्लस्टर्ड सेटलमेंट में क्या होता है? तो अभी कुछ देर पहले हमने एक एमसीक्यू देखा क्लस्टर्ड सेटलमेंट से, तो ऑप्शन तो आपको इजीली आइडेंटिफाई होना चाहिए कि क्लस्टर्ड सेटलमेंट में आपका क्या आएगा। क्लस्टर्ड सेटलमेंट में आपका डी क्लोजली बिल्ट रीजन। ठीक है, क्लोजली बिल्ट रीजन होता है क्या? क्लोजली बिल्ट हाउसेस होना चाहिए, है ना। सेमी क्लस्टर्ड, हैमलेटेड और डिस्पर्स में आपका फिर क्या आएगा? तो क्लोजली बिल्ट हाउसेस होगा और क्लोजली बिल्ट एरिया, दैट इज ऑप्शन 1 का डी। तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए? क्या ये बी करेक्ट ऑप्शन है? यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन बच्चों, है ना। हमने एकदम करेक्ट चेक किया। ठीक है, आप भी करेक्ट करिए। इस तरह से किसी एक ऑप्शन को चेक करके ही आप करेक्शन कर सकते हैं अगर आपको अपने स्टडी पे कॉन्फिडेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 का डी इज ओनली करेक्ट एंड देयर इज बाकी में 1B, 1C, 1A, तो ये सारे इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ही हमारा सही है, तो उसके साथ सारे ऑप्शन लग गए। सेमी क्लस्टर्ड में क्या होता है? फ्रैगमेंटेड सेटलमेंट होता है। और हेमलेटेड में आपको क्या देखने के लिए मिलता है? यूनिट्स आर लोकली नोन एज पन्ना, पारा, पल्ली। और डिस्पर्स सेटलमेंट में क्या देखने के लिए मिलता है? ये एक्चुअली आइसोलेटेड सेटलमेंट होते हैं। क्लियर? नाउ केस ऑफ झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, राइट। तो इसके पहले भी जो आपका हमने वीडियो अपलोड किया था वहां भी हमने झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जो है पैसेज देखा था। तो अब हम इस पैसेज को नहीं, हम केवल इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, नाउ व्हाई डिड द पीपल ऑफ झाबुआ ट्राइबल कम्युनिटी सफर फ्रॉम पॉवर्टी? तो कल ये क्वेश्चंस आपके जो हमने वीडियोस अपलोड किए उस वीडियो में ये क्वेश्चन नहीं था कि झाबुआ ट्राइबल कम्युनिटी सफर फ्रॉम पॉवर्टी के रीजन क्या है, लेकिन हमने पैसेज में डिस्कस किया था, है ना। तो क्या इसके रीजन नहीं है? हाई रेट ऑफ फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। ठीक है, अच्छा इसमें से क्या बोला है? दैट व्हाई डिड द पीपल ऑफ झाबुआ ट्राइबल कम्युनिटी सफर फ्रॉम पॉवर्टी? चूज द ऑप्शन व्हिच इज नॉट करेक्ट। भाई पूरे लाइन को पढ़िएगा, ठीक है, उसके बाद आंसर करना। तो चूज द ऑप्शन व्हिच इज नॉट करेक्ट बोला है कि झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के ट्राइबल कम्युनिटी के लोग जो है, झाबुआ ट्राइबल कम्युनिटी, दे आर सफरिंग फॉर व्हाट? दे आर सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी। उसका रीजन क्या है? लेकिन आपको चूज क्या करना है? नॉट करेक्ट। तो देखते हैं, हाई रेट ऑफ फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन, इलिटरेसी और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वाटर सेट मैनेजमेंट।
तो आपको आइडेंटिफाई क्या करना है, नॉट अ करेक्ट वन। चलिए चेक करते हैं करेक्ट आंसर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट। तो भाई इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट कब होता है, इसके डेवलपमेंट के लिए, जिसमें दो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज जो है जिनके योगदान से यहाँ पर वाटरशेड मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। लेकिन बाकी जो है दे आर द रीजन बिहाइंड पॉवर्टी इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, यानी एक ये आपका रीजन नहीं है, ये तो डेवलपमेंट प्रोसेस के पार्ट में आता है, बट रीजंस आर व्हाट, हाई रेट ऑफ फॉरेस्ट डिग्रेडेशन है, लैंड डिग्रेडेशन है, और वहां पर इलिटरेसी भी है। ऑल दीज आर द रीजंस बिहाइंड व्हाट, ऑल दीज आर द रीजंस बिहाइंड पॉवर्टी। Now the next question, how did people manage to develop pasture land? तो लोग किस तरह से pasture land को डेवलप करने में मैनेज करते हैं? How did people manage to develop pasture land? Choose the correct option. ठीक है, तो इसके पहले वाले क्वेश्चन को मैंने आपको बताया, आपको एक लाइन देख करके नहीं चले जाना है, बल्कि आपको पूरा चेक करना चाहिए, नहीं तो फिर आंसर गलत हो जाएगा बच्चों। ओके, सो हाउ डिड पीपल मैनेज टू डेवलप pasture lands? लोग किस तरह से पैस्चर लैंड को डेवलप कर पाते हैं? चूज द करेक्ट ऑप्शन, यूज अ बार्बेड वायर टू प्रोटेक्ट पैस्चर, पैस्चर लैंड्स वर नॉट अंडर एनी एनक्रोचमेंट, पैस्चर्स वर what, pastures common property resources, hence they developed it, and option D, government officials did not interfere in any work of the villages. So let's check the correct answer. Correct answer is what, that pastures were common property resources, hence they developed it. तो pasture land तो common property resource, ठीक है, ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है और इसलिए ये उसे डेवलप करते हैं। ओके, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ये सारे आपके रॉन्ग है। क्लियर हो गया? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द भील्स through their own effort revitalize the common property resource? ठीक है, तो भील्स जो ट्राइबल कम्युनिटी है, किस तरह से उन्होंने अपने खुद के एफर्ट से उनके कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज को रिवाइटलाइज किया है? चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन ए, कॉमन लैंड वाज ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन, ऑप्शन बी, दे कंट्रोल्ड ओपन ग्रेजिंग ऑन द कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, सी, no tree plantation was taken up, and option D, they developed water resource. तो क्या लगता है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा कि भील्स ने किस तरह से एफर्ट दिखाया अपने कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज को रिवाइटलाइज करने का? ओके, तो लेट्स चेक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज व्हाट, दैट इज दे कंट्रोल्ड ओपन ग्रेजिंग ऑन द कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। ओके, वो किसको कंट्रोल कर रहे हैं? ओपन ग्रेजिंग को, जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस है वहां पर। लेकिन अगर हम बात करें, दे डेवलप वाटर रिसोर्सेस, नो ट्री प्लांटेशन वाज टेकन अप, ऐसा तो होगा नहीं, ट्री प्लांटेशन तो जरूर किया है, ठीक है। तो ओपन ग्रेजिंग को कंट्रोल करना, एंड कॉमन लैंड वाज ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन, नो, कॉमन लैंड को हम अपने पर्पस के लिए कल्टीवेशन में नहीं ला सकते, दैट इज कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। ये पूरी कम्युनिटी इसको शेयर करती है, किसी एक की प्राइवेट या पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज एन इकोनॉमिक फैक्टर अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड? भाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के तीन मेजर फैक्टर है, ज्योग्राफिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, सोशियो कल्चरल फैक्टर, है ना। और ज्योग्राफिकल फैक्टर में फिर 4 फैक्टर्स आते हैं, इकोनॉमिक में 3 आते हैं, सोशियो एंड पॉलिटिकल फैक्टर, राइट। तो नाउ अब इनमें से कौन सा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज एन इकोनॉमिक फैक्टर? अर्बनाइजेशन, सॉइल, अनरेस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। So the correct answer will be urbanization. Okay. Now, which approach of human development was proposed by International Labour Organization? Again, फिर से आ गया, that is the basic need approach. Read the following statement regarding what? Objectives of family planning and choose the correct option. तो फैमिली प्लानिंग के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑप्शन 1, कंट्रोल द बर्थ रेट, क्या बर्थ रेट को कंट्रोल करना। ऑप्शन 2, स्पेसिंग द बर्थ ऑफ चिल्ड्रन। ऑप्शन 3, इंप्रूविंग वुमेन्स हेल्थ, एंड ऑप्शन 4,
reducing the death rate of children. इनमें से कौन से ऑप्शन जो है दे आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फैमिली प्लानिंग. तो स्टूडेंट इस पॉइंट को आप पढ़ लीजिएगा. आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन से ऑप्शन है? So let's check the correct answer. That is only 1, 2 and 3 are the correct answer. This means that these 3 are the objectives of what? These 3 points are the objectives of family planning. ये नहीं है. Number 1, what is the first objective? Control the birth rate. Birth rate को control करना, बच्चों के जन्म के बीच में गैप करना और improving women's health. So these 3 are the objectives of family planning. तो इसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is related to truck farming? अभी कुछ देर पहले ही हमने रिवाइज किया है ना, तो सबके आंसर करेक्ट होने चाहिए. ऑप्शन ए फ्रूट प्रोडक्शन, ऑप्शन बी ग्रेन प्रोडक्शन, ऑप्शन सी टी प्रोडक्शन, ऑप्शन डी वेजिटेबल प्रोडक्शन. चलिए करेक्ट आंसर चेक करें. करेक्ट आंसर इज वेजिटेबल प्रोडक्शन, राइट. इट इज द पार्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड मार्केट गार्डनिंग, जहां पर हम हाई वैल्यू प्रोडक्ट को ग्रो करते हैं, जिसमें हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स इन सबको ग्रो करते हैं. लेकिन ये अगर ट्रक फार्मिंग की बात आती है देन इट इज कंसर्न ओनली विद वेजिटेबल फार्मिंग. के अलावा उसी पर्टिकुलर पार्ट में फैक्ट्री फार्मिंग भी है बच्चों. तो व्हाट इज फैक्ट्री फार्मिंग एक बार रिवाइज कर लेना. ओके. Which among the following is the largest region of commercial dairy farming? तो जितने फार्मिंग है, जितने प्राइमरी एक्टिविटीज के आपके पार्ट है, उन सारे के कहां पर उनको प्रैक्टिस किया जाता है? गैदरिंग कहां प्रैक्टिस किया जाता है? नोमैडिक हर्डिंग कहां प्रैक्टिस की जाती है? ठीक है, आपका मेडिटेरेनियन क्लाइमेट वाले रीजन, डेयरी फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग, आपका प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ये जहां जहां प्रैक्टिस होती है उन सबको आप जो है उनके रीजन को याद रखिएगा. एक नई क्वेश्चन ऐसा बनता है. So which among the following is the largest region of commercial dairy farming? Option A Northwestern Europe, option B Canada region, option C New Zealand region and option D Southeastern Australia. So what is the correct answer? Correct answer is Northwestern Europe. Northwestern Europe में commercial dairy farming जो है, commercial dairy farming का largest region कौन सा है? That is Northwestern Europe. Okay. Now the next question. Fodder crops are an important component of which among the following types of agriculture? तो किस तरह के एग्रीकल्चर का जो है आपका फॉडर क्रॉप्स को जो ग्रो करना एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है. ऑप्शन ए मिक्स, ऑप्शन बी मेडिटेरेनियन, ऑप्शन सी कोऑपरेटिव एंड ऑप्शन डी कलेक्टिव. तो क्या लगता है स्टूडेंट? ठीक है, तो आसानी से आप इसे क्लिक कर सकते हैं, है ना. चलिए चेक करते हैं आपका करेक्ट आंसर. मिक्स फार्मिंग है बच्चों. ठीक है, दैट इज मिक्स फार्मिंग. कोऑपरेटिव नहीं होगा. मेडिटेरेनियन तो सिट्रस फ्रूट्स के लिए जाना जाता है, कलेक्टिव फार्मिंग में. ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द हाईएस्ट रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? तो बेटा आपका जो न्यू अपडेटेड बुक में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो टॉप 10 कंट्रीज के नाम दिए गए हैं विच स्टार्टेड विद स्विट्जरलैंड, आप उसे पढ़ के रखिएगा. ठीक है, लेकिन अब इस लिस्ट में हाईएस्ट रैंकिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन सा आता है? जर्मनी, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क. तो कौन सा करेक्ट आंसर है? तो लेट्स चेक द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया. ओके, तो आपको सीक्वेंस में याद रखना है. ठीक है, जो सीक्वेंस आपके बुक में दिया है you just read according to that. Changes मत. So now next question. Study the following statement and choose the correct option. Statement 1 क्या कहता है? With the digitization of information, यानी इंफॉर्मेशन का डिजिटाइजेशन हो गया, जिसके वजह से टेलीकम्युनिकेशन slowly merge with computer. And statement 2 क्या कहता है? It resulted in integrated network which is termed as internet. तो ऑप्शन ए में क्या बोला है? क्या ऑप्शन दैट इज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट? ऑप्शन 2 ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट? ऑप्शन सी क्या कहता है? स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों करेक्ट है एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट रिजल्ट ऑफ स्टेटमेंट 1. यानी स्टेटमेंट 1 के होने की वजह से this is the reason and this is the correct result, that is the outcome. and statement 1 दोनों ही करेक्ट बोल रहा है,
आपका स्टेटमेंट दिया आपका ऑप्शन डी, लेकिन स्टेटमेंट 2 इज द नॉट करेक्ट रिजल्ट ऑफ स्टेटमेंट 1. So let's check the correct answer. Correct answer is option C. Okay, that दोनों correct है and statement 2 is the result of this particular statement 1. Okay. Now the next question, which one of the following is related to push factor of migration? बच्चों pull factor और push factor के examples पढ़ लेना, ठीक है? So which one of the following is related to push factor of migration? Natural disaster, pleasant climate, security of life and property, peace and stability. Push factor क्या करता है? आपको धक्का देके भगाता है. तो कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से आप इस पर्टिकुलर प्लेस को छोड़कर जाएंगे? So let's check the correct answer. That is natural disaster is what? It is a push factor. Pleasant climate, जो जहाँ पर क्लाइमेट बहुत अच्छा होता है वो अपने तरफ खींचता है, यानी ये तीनों के तीनों आपके क्या है? दे आर द पुल फैक्टर्स. तो ये दो क्वेश्चन के आंसर यहाँ से आपको मिल गए, पुल फैक्टर और पुश फैक्टर, राइट? Now the next question, which one of the following state has the highest population rate? ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 2001 to 2011. ठीक है, तो हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ किसका है? मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम या फिर सिक्किम का? तो लेट्स चेक द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर इज व्हाट? दैट इज मिजोरम एज पर 2001-2011 सेंसस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन in order of number of people speaking modern Indian languages from maximum to minimum. यानी कि 4 इंडियन लैंग्वेजेस, इंडो यूरोपियन, द्रविड़ा, ऑस्ट्रिक और आपका इंडो तिब्बतन. ठीक है, अब सॉरी सीनो तिब्बतन. तो अब इसे आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है. और कैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में? मैक्सिमम टू मिनिमम. कौन सी भाषा ज्यादा बोली जाती है उसके बाद. तो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? इंडो यूरोपियन है. तो अब आप देखिए इन दो ऑप्शन में इंडो यूरोपियन दिया हुआ है, लेकिन अब इसके बाद सेकंड कौन है? सेकंड इज द्रविडियन, थर्ड इज ऑस्ट्रिक एंड फोर्थ इज सीनो तिब्बतन. तो चेक करते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट. यस, ए इज करेक्ट. नाउ रीड द गिवन रिसोर्सेज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू कम्युनिटीज रिसोर्सेज. यानी अब आपको आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन सा कम्युनिटी रिसोर्स. विलेज वाटर बॉडीज, विलेज एग्रीकल्चरल लैंड, विलेज रेसिडेंशियल लैंड, पैस्चर लैंड. तो कम्युनिटी रिसोर्स अभी मैंने बोला जो कोई एक पर्टिकुलर पर्सन का नहीं होता है, बल्कि कौन यूज करता है? होल कम्युनिटी उसे यूज करती है. तो अब इनमें से कौन सा जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है रिलेटेड विद द कम्युनिटी रिसोर्स? चलिए चेक करते हैं. करेक्ट आंसर इज ओनली 1 and 4 आर करेक्ट. तो राइट, अभी हमने पढ़ा था पैस्चर लैंड, तो 4 कहाँ पर दिया है? 4 यहाँ भी है और यहाँ भी है. इसके अलावा विलेज एग्रीकल्चरल लैंड, विलेज एग्रीकल्चरल लैंड तो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स नहीं है, वो तो किसी ना किसी व्यक्ति का होगा. विलेज रेसिडेंशियल एरिया, लोगों के घर, रहने के घर, वो भी किसी माने कम्युनिटी का तो नहीं होगा, वो लोगों का अपना होगा. तो ये दोनों जो है कॉमन प्रॉपर्टी में नहीं है. लेकिन विलेज वाटर बॉडीज जो है वो कोई एक व्यक्ति यूज नहीं करेगा, बल्कि होल कम्युनिटी उसे यूज करेगी. ठीक है, द पोर्ट designed to receive petroleum, petroleum product and fertilizer. वेरी इंपॉर्टेंट. कौन से पोर्ट से कौन से प्रोडक्ट जो है सप्लाई होते हैं ये आपको पता होना चाहिए. सो पोर्ट डिजाइन टू रिसीव पेट्रोलियम, पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड फर्टिलाइजर्स. चेक करते हैं करेक्ट आंसर. दैट इज कांडला पोर्ट. दैट इज व्हाट पोर्ट? कांडला पोर्ट. डिजाइन टू रिसीव पेट्रोलियम, पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड फर्टिलाइजर. तो भाई न्यू मैंगलुरु पोर्ट, हल्दिया पोर्ट और तूतीकोरिन पोर्ट के अपने क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है पढ़िएगा. नाउ मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. रेलवे जोन एंड हेडक्वार्टर. यस स्टूडेंट, जितने रेलवे जोन से उनके हेडक्वार्टर्स को पढ़कर जाइएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनता है. ओके, तो रेलवे जोन में नॉर्थ सेंट्रल, ईस्ट सेंट्रल, वेस्ट सेंट्रल और साउथ सेंट्रल. हेडक्वार्टर्स कौन से है? सिकंदराबाद, इलाहाबाद, हाजीपुर, जबलपुर. ठीक है, तो अब इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? आप इसे मैच कीजिए कि नॉर्थ सेंट्रल का कौन सा होगा, ईस्ट सेंट्रल का कौन सा होगा, वेस्ट सेंट्रल और साउथ सेंट्रल. तो लेट्स चेक द करेक्ट आंसर. दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर.
सर। ऑप्शन डी इज व्हाट करेक्ट आंसर। नॉर्थ सेंट्रल का हेडक्वार्टर कौन सा है? नॉर्थ सेंट्रल का हेडक्वार्टर इलाहाबाद, इसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया है, ठीक है। ईस्ट सेंट्रल का हेडक्वार्टर कौन सा होगा? हाजीपुर। वेस्ट सेंट्रल का हेडक्वार्टर कौन सा होगा? जबलपुर। और साउथ सेंट्रल का हेडक्वार्टर कौन सा है? सिकंदराबाद, ठीक है। तो इसे याद कर लीजिएगा, जितने हेडक्वार्टर्स है रेलवे जोन्स के वहां से क्वेश्चन आपके आएंगे। ओके, नाउ अगेन दैट इज अ पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, और ये आपका रमेश के बारे में है। टर्शरी सेक्टर्स किस तरह से, सॉरी टर्शरी सेक्टर से नहीं है, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से है ना, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव वाले पार्ट से है, और जिससे रिलेटेड मैंने वीडियो पूरा का पूरा वन शॉट अपलोड किया हुआ है। वहां मैंने रमेश के बारे में डिस्कस किया है कि कैसे वो बाहर जाता है माइग्रेंट वर्कर बनकर, और किस तरह से उसके फैमिली में चेंजेस आते हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ रेमिटेंस? तो रेमिटेंसेस, वो अपने पिताजी को कितना रुपए भेजता था? 20,000 रुपए भेजता था। यानी जो फैमिली हम जो है बाहर जाकर इनकम करके अपने घर के लोगों को भेजते हैं। तो मनी सेंट बाय माइग्रेंट्स, मनी अर्न बाय माइग्रेंट्स, मनी स्पेंट बाय माइग्रेंट एंड मनी टेकन बाय माइग्रेंट। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? आई होप कि अभी जो मैंने आपको समझाया उससे आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। लेट्स चेक द करेक्ट आंसर। मनी सेंट बाय माइग्रेंट, रमेश अपने पिताजी को 20,000 रुपए जो है साल के भेजता था। द मेन कॉज ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेशन इन इंडिया, तो रूरल अर्बन माइग्रेशन के पीछे मेन रीजन क्या है? तो ऑप्शन बी दैट इज एम्प्लॉयमेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is the demographic consequence of rural urban migration? तो अब इनमें से रूरल अर्बन माइग्रेशन की वजह से पॉपुलेशन में क्या चेंजेस आते हैं? दैट इज कॉल्ड द डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंस। तो ऑप्शन ए क्या कहता है? प्रेशर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एट द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, जहां हम पहुंच रहे हैं वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रेशर क्रिएट होता है। ऑप्शन बी शॉर्टेज ऑफ लेबर एट द प्लेस ऑफ ओरिजिन, जिस जगह पर हम होते हैं वहां पर लेबर के शॉर्टेजेस होते हैं। इम्बैलेंस इन एज एंड सेक्स, एंड डी इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर एट द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट? रूरल अर्बन माइग्रेशन। यानी जब लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया में जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है? तो लेट्स चेक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज इम्बैलेंस इन एज एंड सेक्स, राइट। क्या देखने के लिए मिलता है? Imbalance in age and sex. A shortage of labor at the place of origin is not the part. Pressure on infrastructure at the place of destination. Intermixing of culture at the place of destination. So what is the correct answer? Imbalance in age and sex. That is the consequence of आपका क्या? Demographic transition. ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा ये किससे रिलेटेड पॉइंट दिया हुआ है। तो ये थे स्टूडेंट 2023 के जितने सारे सेट्स हैं उनके सारे क्वेश्चन। ओके, अब इसके बाद हम अगले वीडियो में 2024 के जितने सेट्स हैं उनके सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछना, ठीक है। और इसके अलावा पूरे के पूरे पॉइंट्स को कैसे आपको रिवाइज करना है, क्या करना है, ये सारा कुछ मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो एमसीक्यू से आपके चैप्टर्स के क्विक रिवीजन होते हैं, टॉपिक के क्विक रिवीजन होते हैं। अगर कोई कमी रह जाती है तो वो भी आपको पता चलता है। एंड दीस एमसीक्यूज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेनिंग अ गुड मार्क्स। 95 प्लस मार्क्स अगर आपको सिक्योर करना है एग्जाम में तो आपको प्रॉपर तरीके से स्ट्रैटेजिकली स्टडी करना है। और अभी भी हमारे पास टाइम है, जो छूट गए हैं उन क्वेश्चन को प्रॉपरली स्टडी कीजिए, बिना स्ट्रेस के स्टडी कीजिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग।